नमस्कार, भाष साइको एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको वन दरोगा एग्जाम के लिए मृदा और आर्द्रता संरक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं उनके बारे में बताएंगे और साथ ही साथ व्याख्या की भी उसका बताएंगे कि उनमें से कहां कैसे प्रश्न बन जाते हैं। तो पूरे वीडियो के साथ आप जुड़े रहिएगा क्योंकि ये होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्लास। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पानी, हवा और बर्फ जैसे विभिन्न कारकों द्वारा परिदृश्य से नष्ट होने को क्या कहा जाता है? इनके द्वारा जो नष्ट होते हैं उनको क्या कहा जाता है? चट्टानें जो नष्ट होती हैं उन्हें अपरदन की क्रिया कहा जाता है। अब आपने तो पढ़ा होगा अपक्षय, अपरदन और वृहद क्षरण। ये डिनोटेशन की सभी प्रोसेस होती हैं। अपक्षय में जहां पर भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाएं हो रही होती हैं। अपरदन में लुढ़कना, प्रुकना, जैसे कि चट्टान लुढ़कते हुए आ रही हैं, उनसे जो घर्षण बन रहा है, उनसे जो कटान हो रहा है, चट्टानों का जो कटान हो रहा है, उनको इसमें परिभाषित किया गया है अपरदन की क्रिया में। और बृहद क्षरण, इसमें गुरुत्वाकर्षण की वजह से जब कोई चट्टान नीचे की ओर आ रही होती है और उसका जहां पर चटकन पड़ती है, दरारें पड़ती हैं, उसके फलस्वरूप जो चट्टानों में तुड़ाव होता है, फिर इन सब की क्रियाओं के फलस्वरूप तैयार होता है मिट्टी। क्योंकि भाई जब चट्टानें होती हैं वो जब टूटेंगी, टूटने के बाद वो छोटे छोटे कण में परिवर्तित होना शुरू हो जाएंगे और यही छोटे छोटे कण एट लास्ट किस में बदल जाएंगे? मिट्टी में बदल जाएंगे। ओके, गुलास, बजरी, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सब आपने पढ़ा होगा। वैसे तो ये ज्योग्राफी का मुख्य बिंदु है, लेकिन यहां पर बस आप इतना ही याद रखिएगा। चलिए इसके नोट पे हम ध्यान देते हैं। भूगर्भिक अपरदन या प्राकृतिक अपरदन हवा, पानी, बर्फ, गुरुत्वाकर्षण की क्रिया है जो मिट्टी को बनाने और जमीन की सतह को आकार देने के लिए चट्टान को नष्ट कर देती है। तो इन सब जो ये देखते हैं आप, अपरदन की जो क्रियाएं हो रही होती हैं, इनसे क्या हो रहा होता है? मिट्टी का निर्माण हो रहा होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। ओके, और सैंड, सिल्ट, क्ले, इन सबको जो होता है सैंड, सिल्ट, क्ले, इन्हें ही जो होता है मड कहा जाता है। ओके, कॉमन फॉर्म में इनको मड कहा जाता है। और जो मृत्तिका क्ले होती है उसकी जो मोटाई होती है 0.002 के करीब होती है mm के। चलिए नेक्स्ट, कुछ जलधाराओं और तट अपरदन को छोड़कर यह एक अपेक्षाकृत धीमी सतत प्रक्रिया है जिस पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता है। ओके, ये सब क्रियाएं बहुत ही धीरे धीरे हो रही होती हैं। ऐसा नहीं कि आपको तुरंत ये सब होते हुए दिखाई पड़ जाएंगी। चट्टानों में तुड़ाव, उनमें रासायनिक क्रियाएं जो हो रही होती हैं, जो मौसम का जो प्रभाव पड़ रहा होता है, ये धीरे धीरे समय के साथ हो रहा होता है। तब जाकर के कोई भी चट्टान टूटती है, फिर उसका एक मिट्टी के रूप में परिवर्तन हो रहा होता है। अपक्षय तब होता है जब भौतिक प्रक्रियाएं चट्टान को प्रभावित करती हैं, जैसे कि तापमान में परिवर्तन, या जब चट्टान हवा, बारिश और लहरों के प्रभाव के संपर्क में आती हैं। अपक्षय से मिट्टी का निर्माण हो रहा होता है। वही सेम चीजें हैं इसमें, भौतिक, रासायनिक, जैसा कि मैंने अभी आपको यहां पर बता ही दिया था। तो ये इन सब क्रियाओं के फल स्वरूप तैयार होता है मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। उत्तर पश्चिम राजस्थान में मृदा उर्वरता में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? जल भराव। अरे सर, जल भराव ये कैसी चीज है? जल भराव तब होता है जब किसी पौधे की जड़ क्षेत्र में बहुत अधिक पानी हो जाता है। उनकी जो जड़ें होती हैं वहां पर पानी के जो कण होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। ओके, बूंदें जो हैं जो जड़ों को उपलब्ध ऑक्सीजन को कम करना शुरू कर देती हैं और जल भराव पौधों की वृद्धि और उत्पादन में एक बड़ी बाधा उत्पन्न कर सकती है। जब जल भराव हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, कर देती है वहां पर, तो पौधों की वृद्धि और के जो उत्पादन होता है वो उसमें बाधा बन जाती हैं। कुछ परिस्थितियों में तो पौधों की मृत्यु भी हो सकती है, यानी कि वो सूख जाती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि निम्न में से कौन सी नहीं है? मृदा संरक्षण, तो देखिए, पशु चारण पर नियंत्रण। अब पशुओं के चारण पर ऐसे ही नहीं कि कहीं भी जाकर चराई कर दिया जाए। इससे क्या होता है, उनके पैरों से जो होता है मिट्टी में कटान होना शुरू हो जाती है। ओके, एक तो ये
कि पशुचारण पर अगर नियंत्रण किया जाए तो मृदा को संरक्षित किया जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है क्या सही नहीं है। फसल चक्रीकरण, अगर हम फसलों को बदलते रहेंगे बार बार, कि जैसे कि रबी में कोई रबी, खरीफ, जायद, 3 तरीके के फसलें उगाई जाती है ना हमारे भारत में, तो अगर हम लगातार मौसम में चेंजेस करते रहते हैं पूरे साल भर, मतलब कि साल में कम से कम 2 फसलें बदलते रहते हैं, तो क्या होता है, इससे मिट्टी का एक तो उर्वरक शक्ति उसकी बनी रहती है, ओके, और साथ ही साथ उपजाऊपन चूंकि बना रहेगा और मिट्टी का कटाव भी कम हो जाता है। ओके, क्या होता है कि कभी कभी कुछ फसलें ऐसी होती हैं उनसे मिट्टी का अपरदन बढ़ जाता, और कुछ फसलें ऐसी होती हैं मिट्टी को बांधे रखती हैं अपने में। तो ऐसे लगातार बदलने रहने से जो है मिट्टी, और देखिए कुछ फसलों को, जैसे मान लीजिए कुछ फसलों को नाइट्रोजन फास्फोरस की ज्यादा जरूरत पड़ गई, कुछ फसलों को कम पड़ती है, तो उनका भी इस पे असर पड़ रहा होता है। तो फसल चक्रीकरण जो होता है ये भी मृदा संरक्षण के लिए एक अहम भूमिका निभाती है। डी पे आते हैं, पट्टीदार कृषि। अगर पट्टीदार कृषि करते हैं, जैसे कि देखिए आप पहाड़ी क्षेत्रों में देखते होंगे पट्टीदार कृषि रहती है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे पानी ऊपर से बह के आई, यहां पर इकट्ठा हुआ, तो ये क्या काम करता है कि मिट्टी को नहीं कटने देता, मिट्टी को वहीं पर रोक देता है। और मान लीजिए ओवरफ्लो हो गया तो ऊपर का पानी नीचे आता है, यहां पर उसका जमा होता है, फिर यहां जमा होता है, तो मिट्टी के कटान को वो रोके रखता है। तो पट्टीदार कृषि भी जो होता है मृदा संरक्षण के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो यही है इसका सही उत्तर। चलिए इसके नोट में हम देख लेते हैं कुछ बिंदुओं को। जैसा कि मैंने अभी आपको बता ही दिया है, मवेशियों की चराई पर नियंत्रण मृदा के स्वास्थ्य का निर्माण करने और जल की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकता है। साथ ही फसल चक्रीकरण या गहरी जड़ वाले और उथले जड़ वाले, अब कोई फसल होती है उनकी जड़ें गहराई तक चली जाती हैं, कुछ फसलों की जो जड़ें होती हैं कम गहराई तक ही रहती हैं बेचारे, ओके, तो इनको बारी बारी से उगाने से भी मृदा की संरचना और जड़ता में सुधार होता है। और पट्टीदार कृषि अभी मैंने आपको बता दिया है प्राकृतिक बांध की तरह कार्य कर रहा होता है। देख रहे हैं ना इस डायग्राम में, प्राकृतिक बांध की तरह ये वर्क कर रहा होता है, मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद कर रहा होता है, मृदा की ताकत को संरक्षित करने में भी मदद करता है। ओके, इतना समझ गए। अब देखिए इन्हीं पॉइंटों से भी क्वेश्चन बना के आपके सामने पुटअप कर दिया जाएगा, तो ध्यान से इसको समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य रूप से कम लागत और आसान उपलब्धता के कारण सोडी मृदा, अभी बताते हैं सोडी मृदा से क्या मतलब होता है। सोडी मृदा के सुधार के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला संसाधन है, वो है जिप्सम। अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिए जिप्सम एक कैल्शियम होता है, ओके। जिप्सम मिट्टी की लवणता को कम करने में मदद करता है। पहला क्वेश्चन तो यहीं पर बनकर आ जाता है, मिट्टी की लवणता को कम करने के लिए किसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिप्सम का। अब जिप्सम में चूंकि कैल्शियम होता है, तो जिप्सम में जो कैल्शियम है मिट्टी की सतह पर मौजूद सोडियम के साथ बदल जाएगा, ओके। अब मिट्टी को अक्सर तब सोडिक माना जाता है जब, देखिए सोडिक, यहां सोडियम से ये सोडिक वर्ड आया है, सोडियम की मात्रा मिट्टी की संरचना को प्रभावित करती है, तब उसे सोडिक कहा जाता है, और इसके लिए आप जिप्सम का इस्तेमाल करिए खेतों में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पानी के कटाव का पहला चरण कहा जाता है। अब देखिए इसमें भी जैसे कि पानी की बौछारें गिरती हैं, पहले धीरे धीरे उनके टपक टपक करके गिरती हैं, कई लेयर में जमीन हमारी टूटती है। पहले उनकी जो छोटे छोटे बूंदे होती हैं ऊपर की एक परत को वो क्या करती हैं, तोड़ती हैं, पहले बहुत माइन्यूट तरीके से तोड़ती हैं, ज्यादा नहीं, ओके। फिर धीरे धीरे उनमें बहाव उत्पन्न हो जाता है, फिर ज्यादा कटान शुरू कर देते हैं, और यही कटान धीरे धीरे एक रूप ले लेता है, किसका, अवनालिका अपर्दन का रूप ले लेता है। जैसे कि चंबल की घाटी आप देखे होंगे, वहां पर जो बड़े बड़े बीहड़ देखने को मिलते हैं वो कुछ इसी का ही परिणाम होता है। तो यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है कटाव का पहला चरण कौन सा होता है, वो होता है छप या बारिश का कटाव। जो पहली बूंद की पहली बौछार इस पर पड़ रही होती है, उनसे जो कटाव होता है उसकी बात यहां पर किया जा रहा होता है, ओके। फिर कहीं से नाली और नालिका का निर्माण हो रहा होता है।
आप समझ गए ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल भृत या एक्वीफर क्या है? जल स्तर के नीचे संतृप्त एक क्षेत्र होता है। अब जैसे कि ये मैं इसको एक डायग्राम के जरिए आपको दिखा देता हूं। ये पूरा एरिया यहां पर मान लीजिए एक झील है, ऊपरी झील है। अब देखिए ये नीचे का जल स्तर है जहां पर पानी रहता है। ओके, भूमिगत जल की मैं बात कर रहा हूं। अब यहां पर पानी रिस रिस के जमीन के अंदर जाता है। ओके, यहां पर एक चट्टान की लेयर है, बीच में ये एक चट्टान की लेयर है, फिर यहां भी एक चट्टान की लेयर है। तो यहां पर सीमित मात्रा में पानी का स्तर रहेगा और नीचे बड़ा एरिया में फैला रहेगा, तो यहां पर असीमित मात्रा में जल का भंडार देखने को मिलता है। तो इन्हीं को ही कहा जाता है एक्विफायर, जल स्तर के नीचे संतृप्त जो क्षेत्र फैला हुआ है। ओके, यही एक्विफायर कहलाता है। अब ये पाताल तोड़ जो कुएं होते हैं, जो प्राकृतिक कुएं होते हैं, उनके जरिए पानी ऊपर आ रहे होते हैं, या तो यहां पर पंपिंग या बोरिंग सेट, बोरिंग करके पानी का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ओके, तब जल भृत जल स्तर के नीचे एक संतृप्त क्षेत्र है। यह मूल रूप से जल असर पारगम्य चट्टान या रॉक फ्रैक्चर, वही जो रॉक फैला हुआ है, या गैर समेकित सामग्री की एक भूमिगत परत होती है। अब ये जो चट्टान होती है इसमें भी पारगम्यता रहेगी, तो धीरे धीरे रिस रिस करके वो भी नीचे आ रहा होता है। तो यही कहलाता है जल स्तर के नीचे का संतृप्त क्षेत्र, एक्विफर कहलाता है, जल भृत क्षेत्र कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा संरक्षण की कौन सी प्रक्रिया मल्चिंग कहलाती है? अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है मल्चिंग। पौधे के बीच के खाली जमीन पर पुआल जैसे कार्बनिक पदार्थों की एक परत से ढक देना। ओके, वही मल्चिंग कहलाता है, ढकी होती है। इससे क्या होता है? मिट्टी का अपरदन नहीं होता है। जब पुआल रहेगा, जैसे फसल काट लिया, ऊपर पुआल की एक पतली परत छोड़ दी गई, तो जब बारिश होगी तो वो अपने साथ बहाकर मिट्टी को नहीं ले जाएगी, क्योंकि ये जो होता है मिट्टी के कटान को एक रूप से रोके रखेंगे, उनको टूटने से बचा रही होंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन युक्त उर्वरक नहीं है? इस पर ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो देखिए अमोनियम सल्फेट, इसमें नाइट्रोजन उर्वरक से संबंधित होता है। कैल्शियम साइनाइड, ये भी नाइट्रोजन से संबंधित होता है। चूने नहीं, चूना होगा, चूने का सुपर फॉस्फेट, इसमें नाइट्रोजन इसका लेना देना कुछ भी नहीं होता है। और यूरिया, ये तो आप जानते ही हैं कितना इसमें नाइट्रोजन होता है। ओके, अब देखिए अमोनियम सल्फेट जो होता है, ये फसल उत्पादन के लिए सबसे पहले और सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन उर्वरकों में से एक था। ओके, ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, अमोनियम सल्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा अपरदन किसके कारण होता है? तो ये होता है तेजी से शहरीकरण, एक तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इनसे पेड़ पौधे कट रहे हैं, उसका एक कारण देखने को मिल रहा है। वृक्षों की कटाई बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके, पशुओं के द्वारा अत्यधिक चराई करने से भी मृदा अपरदन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? पॉइंट ध्यान दीजिएगा, मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। पट्टीदार खेती पहले ही क्वेश्चन में अभी हमने देख लिया था। आगे स्ट्रिप क्रॉपिंग जिसे कहा जाता है होती है, ये भी मृदा को सुरक्षित बनाए रखती है। छत की खेती, टेरेस कल्टीवेशन, ये भी रोके रहती है, अभी मैं बता रहा हूं आगे। आश्रय पट्टी, शेल्टर बेल्ट जो होते हैं, ये भी एक रूप से मिट्टी के कटान को रोकते हैं। लेकिन भूजल का अधिक दोहन, ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर से इसका कोई लेना देना नहीं होता है मृदा संरक्षण की विधियों में से। ओके, तो ये था इसका राइट आंसर। चलिए छत की खेती, ये पहाड़ों के किनारों पर फसल उगाने की एक विधि होती है। आप समझ में आ गया? ये नहीं कि आपके अपने छतों पे ही लगाना शुरू कर दिया, ये पहाड़ों के किनारों पर लगाया जाता है। आश्रय पट्टी, ये पेड़ों की एक पंक्तियां होती हैं, आमतौर पर बाढ़ की रेखाओं के साथ होती हैं। जैसे कि ये खेत हो गया, ये देखिए ये खेत है ना। अब क्या होता है, यहां पेड़ लगा दिया गया है, ऐसे ऐसे यहां पर किनारे किनारे पर मेड़ पर पेड़ लगा दिया गया है, ऐसे ऐसे। तो क्या होता है, एक तो हवाओं से भी इनका मिट्टी का अपरदन नहीं होता है कि अपने साथ बहाकर नहीं ले जाएंगे। दूसरा, यहां पर कभी भी क्या कहा जाता है, जैसे कि बाढ़ आ गया या पानी का तेज बहाव आ रहा है, तो भी वो मिट्टी को, ये जो पेड़ पौधे हैं वो जलधाराओं की स्पीड को कम कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मृदा अपरदन धीमा हो जाता है या कम हो जाता है। ओके,
तो वो चीज है आश्रय पट्टी, शेल्टर बेल्ट जिसे कहा जाता है। और पट्टीदार खेती का भी प्रयोग किया जाता है। तब किया जाता है जब ढलान बहुत अधिक खड़ी होती है या जब मिट्टी के कटाव को रोकने के का कोई वैकल्पिक तरीका नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में क्या मृदा को उपजाऊ बनाता है? खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण, ये इसका राइट आंसर है। ओके, मृदा को उपजाऊ बना रहा होता है। जबकि मृदा में अम्लीय पदार्थों की अधिकता, मृदा में लवणों का उच्च स्तर, खनिज और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण, इससे इसका कोई लेने देना नहीं होता है। ओके, खनिज और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण होना चाहिए। और मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ कितने होते हैं आपको मालूम होना चाहिए, 40 से 45% तक होता है। जल और वायु की मात्रा कितनी होती है इसमें? ये होती है 25-25% तक होती है। ओके, याद रखिएगा। ह्यूमस की मात्रा शेष जो होती है ये 5 से 10% तक ह्यूमस होता है उसमें, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण विधियां सामान्यतः तटीय और शुष्क क्षेत्रों में लागू की जाती है? तटीय और शुष्क क्षेत्रों में, अभी मैंने ऊपर ही समझा दिया है, आश्रय पट्टी या शेल्टर बेल्ट, जो कि मैंने अभी बताया था आपको कि खेत के चारों तरफ जो होता है पेड़ लगा दिया जाए, उनसे ये रक्षा कर रहा होता है पर्दन से। ओके, अपक्षरण की प्रक्रिया में विलयन द्वारा सामग्रियों को हटाने को क्या कहा जाता है? संक्षारण कहा जाता है। थोड़ा अम्लीय पानी से नदी के किनारों की चट्टानों का क्या होता है? रासायनिक क्षरण हो जाता है। ओके, तो ये था आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। आगे ही ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर मैं आऊंगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स सिलेबस में जुड़े हुए हैं जो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, केवल मिलेगा तो भाषा IQ एकेडमी में। तो अभी ही आप तुरंत इसको क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस यहीं पर मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।